प्यार करते हैं, खेती करते हैं, जिनका जीवन यापन कृषक के रूप में पूरा परिवार पालन पोषण होता है। मैं आज उनसे बात करना चाहता हूँ। ये 3,000 रुपया कुंटल की जो भावना है, ये कैसे सबके मन में एक तरह से उत्साह का संचार किया, किसान भाइयों के उत्साह का संचार किया। साथियों, कोई भी विचार जब पहली बार आता है तो नेचुरल है उसकी प्रतिक्रिया पॉजिटिव नेगेटिव होती है। किसान और खेती एक ऐसा मर्म है जिसको जीने के लिए, जिसको आत्मसात करने के लिए एक आत्मीयता चाहिए, एक ईश्वर जैसी आराधना चाहिए, एक भारत माता और धरती माता से प्रेम और प्यार चाहिए। मैं मानता हूं कि एक नाबार्ड की रिपोर्ट आई थी, उसमें देश में कुल 50% से ज़्यादा परिवार के लोग खेती पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में 54% परिवारजन खेती पर निर्भर है, इसलिए 3.5-4 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की खेती पर निर्भर है। आप देखो कि 2016-2022 में 16 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कृषि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 9,740 रुपया पर किसान मध्य प्रदेश का कमाता है। ये अभी 1,361 रुपया घट गया इसके बाद, और अब नई रिपोर्ट आई जिसमें 8,000 रुपया महीना मध्य प्रदेश का किसान की इनकम है, एवरेज इनकम है। मतलब हर किसान मंथली 8,339 रुपया कमाता है। तो ये विचार आया कि क्या हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी एक पवित्र भावना लेके पिछले 10 साल से चल रहे थे, 15 साल से चल रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान मेरा भगवान है, और किसान चूँकि मेरा भगवान क्यों है उसका लॉजिक दिया उन्होंने कहा है कि जो पैदा करता है बच्चे, जीवन को धरती पर भेजता है, संसार में भेजता है, वो ईश्वर होता है। और इस जीवन को चलाने वाला जो ऊर्जा देने वाला अन्न होता है, अनाज होता है। तो उन्होंने जिस तरीके से व्याख्या की भगवान और इंसान की ईश्वर जैसी, वो पवित्र थी, उसकी जितनी तारीफ करो कम है। पर उनने इससे बड़ी बात कई सालों से कही कि मुझे किसान की इनकम दुगनी करनी है। फिर कई सालों तक कहते रहे वो, पर उन्होंने लगभग 4 बार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में भी यही बात कही। 1 लाख बार तो उन्होंने मौखिक भाषण में, बयान में, टीवी पे ऐसे कही। और उसको सबसे बड़ी ताकत तब मिली 2018-17 के बीच में, जब शेरपुर में प्रधानमंत्री को लाए और किसानों को लेकर उन्होंने एक बड़ी योजना का अनाउंस किया। जो योजना थी किसान सम्मान निधि, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो ये भावना अपने आप में तारीफ योग्य थी। मतलब इसकी पॉलिटिकल भी बुराई करें, भलाई करें, उससे कुछ नहीं होता है, पर अल्टीमेटली पॉजिटिव था। साथियों, अब आपको याद रहना चाहिए कि जब मैंने ये कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने डबल इनकम की बात की थी, तो लगभग 8,339 रुपया पर किसान मंथली कमाता है, भारत सरकार की रिपोर्ट है। इससे पहले जब उन्होंने ये बात कही थी, जब हम 9,740 रुपये कमा रहे थे, 2017 की जो रिपोर्ट थी उसमें पर किसान 9,740 रुपया कमा रहा था मंथली। तो साथियों, ये तो 1,361 रुपये घट गए। हमारे मुख्यमंत्री से जब ये सवाल हमने पूछा विधानसभा में 7 बार कि सर ये आपने जो वचन दिया था, जो बात की थी, जो राज्यपाल के अभिभाषण में कहा कि ये कितनी इनकम हुई है किसानों की, तो उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा एकत्र कर रहे हैं, जानकारियों को संग्रहित कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, ऐसी बातें वो करते रहे। मेरे खुद के प्रश्न में मेरे साथ कई विधायकों ने, मैं अकेला ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी पूछा, उनको भी यही बात कही। फिर हर्ष विजय गहलोत साहब हैं हमारे सेलाना के विधायक, उन्होंने लिखित में जवाब दे दिया कि हमने कभी ऐसी बात नहीं कही कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये मैं झूठ सच नहीं, आप वेबसाइट पे जाएंगे विधानसभा की तो आपको मिल जाएंगे सारे उत्तर। साथियों, जब इस बात को मैंने विधानसभा में रेस किया
और सारे कांग्रेस के विधायकों ने भी इस बात को सहमति देकर अपनी आवाज़ उठाई कि किसान की आय दुगनी कैसे होगी। सवाल ये है, कोई भी मुख्यमंत्री ये तो नहीं चाहेगा कि मैंने बोल दिया और मैं नहीं करूं। अगर वो नहीं कर पाया तो पहले या तो वो झूठ बोले थे या उत्साह में बोले थे या उनको आशा थी कि हो जाएगी और नहीं हुई। मतलब एक ये भी भावना थी कि वो चाहते तो हैं पर कर नहीं पाए। ये एक लॉजिक ये भी बनता है। तो ये सारी भावनाएं आपको, मध्य प्रदेश के साथियों को, सब परिवारजनों को होनी चाहिए। अब चूंकि वो नहीं कर पाए तो या तो दो तरीके हैं कि मैं उनकी रोज़ बुराई करूं, रोज़ जो उनको पॉलिटिकल, उनको एक तरह से क्रिटिसाइज करूं, उनको झूठा बताऊं, उनको और तरह के अलग अलग तरीके से उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाऊं, और एक तरीका उनको रास्ता बताऊं कि किसान की इनकम कैसे हो सकती है। तो या तो राजनीतिक लाभ हानि लेना है तो शिवराज जी को रोज मैं क्रिटिसाइज करूं, उनके खिलाफ बातें करूं और ये कहूं, और किसान का सही में भला करना है तो फिर उनको रास्ता बताऊं कि शिवराज जी आपने जो बोला था वो आपने किया नहीं, और नहीं किया तो फिर होगा कैसे। मेरा दायित्व विपक्ष के जनप्रतिनिधि का है। मैंने आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल बात होगी तो मैं कहूँगा कि आपकी ये कमियां हैं, आपने ऐसे सरकार बनाई, ऐसे गिराई, ऐसे विधायक खरीदे। चूंकि अब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा दायित्व है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, उनसे हम अपनी लॉजिकली बातें करें, तथ्यों से करें, तर्कों से करें, और साथ ही साथ उनको रास्ते भी बताएं कि इस तरीके से हम करेंगे तो शायद अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अल्टीमेटली किसान का भला मुख्य लक्ष्य है। साथियों, 8,000 रुपया एक व्यक्ति अगर महीने का कमाता, उसके बच्चे होते हैं, उनका भी स्कूल होता है, उनके भी हॉस्पिटल होते हैं, उनका भी रोज जीवन जीने के लिए राशन होता है, उनके माता पिता बीमार होते हैं, उसकी भी देख रेख होती है, वो सब उस 8,000 रुपये में करना है। भारत सरकार की एक जो कानून है वो ये कहता है कि एक आदमी को रोज खाने के लिए 60 रुपया चाहिए। भारत सरकार का ही एक कानून है कि मजदूरी आप नहीं दे सकते हो 380 रुपये से कम, 280 रुपये से कम। भारत सरकार मजदूरों को खेती में करे या बाहर करें, और भारत सरकार का ये भावना है कि 8,000 रुपया रोज कमाता है ना, 27-28 रुपये रोज कमाता है। महीने के 8,000 कमाता है ना, 27-28 रुपये रोज कमाता है किसान। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है किसान दयनीय हालत में है। साथियों, जो एक फसल साल की, वो चाहे प्याज हो, लहसुन हो, वेजिटेबल हो, आलू हो, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बातें हो रही है, मैं देश के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ। एक फसल हर साल समाप्त होती है, फेल होती है, या तो उसको भाव नहीं आते हैं, या मौसम की मार से मर जाती है, या और तरह के कई यातनाएं आ सकती है। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही रास्ता है अभी मध्य प्रदेश के सरकार के पास कि पक्की फसल, अनाज, अभी हम दलहन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अनाज की बात कर रहे हैं, उसको एक फिक्स प्राइस पे सरकार मदद करे। तो आज 2100-2200, 2150 गेहूं के दाम है। पिछले साल एकदम से मैंने 3,000 रुपये की बातें चालू नहीं की। पिछले साल जब यूक्रेन गेहूं गया तो गेहूं 3200 रुपये तक मध्य प्रदेश की मंडियों में बिका प्राइवेट सेक्टर में। हमारा समर्थन मूल्य 2100 रुपया, 2150 रुपये, 2138 रुपये जो भी है, पर हमारा गेहूं 3200 रुपये बन गया। जब सरकार जमीन अधिग्रहण करती है तो गाइडलाइन की वैल्यूएशन करती है कि आसपास की गाइडलाइन ये है, इसलिए इस जमीन की ये वैल्यूएशन है, इस हिसाब से आप मुआवजा देंगे तो इस वैल्यूएशन के आधार पर देंगे। कोर्ट भी निर्णय देता है। तो जब 3200 रुपये गेहूँ बिक गया तो हम मानते हैं कि 3200 रुपये उसकी असली कीमत है, उससे 200 रुपये कम दे दो, 3,000 रुपये कर दो। ये एक दिमाग में विचार आया कि यार किसान की अनाज की कीमत पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए आज के भावना के अनुसार। सवाल यह है कि अगर ये अपने आप राजनीतिक रूप से विचार नहीं आया, ये किसी देश की इस भावना को अगर समझना है कि किसान का क्या दर्द है, तो इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में रोज 6 किसान आत्महत्या करते हैं। खेती हर मजदूर रोज 9 आत्महत्या करते हैं। मतलब खेती से जुड़ा हुआ मजदूर और किसान दोनों मिलकर रोज 14 लोग आत्महत्या करते हैं। ये मेरा नहीं, ये भी विधानसभा के उत्तर में है, आप चाहो तो विधानसभा के सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो अगर भारत सरकार की एक रिपोर्ट और कहती है कि 80% किसान परिवार के लोग कर्जे में हैं,
अपना कर्ज नहीं पटा पा रहे। तो 80% किसान कर्जे में हैं। 14 परिवार के लोग रोज आत्महत्या करते हैं। 28 रुपया रोज किसान कमाता है। ये तीनों बातें, ये तीनों मापदंड ये बताते किसान की हालत दयनीय है। ये सरकारी रिपोर्ट के आधार पे है, मेरे मन से निकले हुए शब्द नहीं है। साथियों, मैं जब ये बात करता हूँ बार बार, तो ये अनुरोध भी करता हूँ कि साल में एक बार एक फसल जब समाप्त होती है, पता नहीं होता है कौन सी होगी, तब सरकार को वो भावना, वो विचार जिसमें किसान की मदद हो। एक होता है वोट लेने के लिए और एक होता है ईमानदारी से उसकी मदद करने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले 15 साल से 1 लाख बार ये कहा कि मैं किसान की इनकम दुगनी करूंगा, और विधानसभा में कहा नहीं करूंगा, नहीं की, नहीं कहा मैंने ऐसा कि मैं किसान की इनकम, लिखित में है। तो साथियों, एक तरह का ये फ्रॉड। तो मैं इसके ही विरोध में बात करना चाहता था, पर अब ये चूंकि कर दिया है तो अब हम सोचें कि अब उसी रास्ते पे हम चलें। मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही होगा। मैं मानता हूँ इस पूरी कहानी को कि आप देखो कि देश का 2016-17 का बजट एग्रीकल्चर का कितना था, प्रदेश का कितना था। अगर सर्च करोगे तो पता चलेगा कि 17 से 2022-23 तक एग्रीकल्चर के बजट में बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब सरकार किसान की सहायता एक लिमिटेड कर रही है, अनलिमिटेड नहीं कर रही है। सरकार की सबसे बड़ी योजना है किसान सम्मान निधि। मोदी जी भी कहते हैं छाती ठोक ठोक के, शिवराज जी भी कहते हैं कि हम किसान के सम्मान करते हैं और उसको किसान निधि देते हैं। कई बार अभी कर्नाटक में भी आरोप लगा रहे हैं वो कि किसानों के सही आंकड़े नहीं देते हैं तो हम सम्मान निधि नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी बात राजनीतिक हो सकती है, पर 6,000 रुपया सम्मान निधि, एक बार 50 लीटर की टंकी भराने पे 45-46 रुपये लगते हैं। और एक टंकी अगर ट्रैक्टर कोई सा भी हो, कितना भी एवरेज दे, तो मैं समझता हूँ 5, 6, 7 घंटे, 8 घंटे में वो टंकी समाप्त हो जाती है। तो एक दिन में किसान सम्मान निधि का सम्मान चला जाता है। तो ये भावना क्रिटिसिज्म की नहीं है, ये जीरा, जो हम कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है, ये इस तरह के हालात हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि सरकारों को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। सरकारों को अपनी इनकम, किसान की इनकम बढ़ाने के लिए निर्णय लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार ये कहे कि हमने तो डबल इनकम कर दी, तो मान ले हम कि डबल इनकम हो गई। आपके आंकड़े ये कहते हैं कि आपने डबल इनकम नहीं की। आपके विधानसभा के लिखित जवाब ये कहते हैं कि आपने डबल इनकम नहीं की। आपके भाषण जरूर ये कहते हैं कि हमने डबल इनकम कर दी। शिवराज जी को खासकर मैं कहना चाहता हूँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जब रीवा में शिवराज जी ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये कहा कि मैंने डबल इनकम कर दी, और आंकड़े दिए किस अर्थशास्त्र से कि रकबा बढ़ा दिया, इससे मैंने डबल इनकम कर दी। रकबा बढ़ा दिया मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर का, रीवा का बढ़ा दिया, जहाँ जहाँ सिंचाई के संसाधन थे वहाँ बढ़ा दिया। शिवराज जी को मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप किस अर्थशास्त्र को कहाँ से पढ़ के आए हैं। रकबा बढ़ता है तो अल्टीमेटली किसान का रकबे का, सिंचाई का रकबा उसी एग्रीकल्चर लैंड पे बढ़ा जहाँ अशिक्षित खेती थी। मतलब आप उत्पादन बढ़ने को ये कहते हो कि इनकम बढ़ना। उत्पादन पर्टिकुलर रकबे में उतना ही है जितना पहले था, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। ये किसान, हर परिवार का साथी जानता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिवराज जी टोटल झूठ बोले, मतलब अद्भुत झूठ बोले। आंखों में धूल झोंकना तो ठीक है, ये आंखों में मिर्ची झोंकने में आ गए। ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं, ऐसा सूर्य को ऐसा बोलते हैं अंधेरे में सूर्य दिखाने जैसा हो गया। मतलब अल्टीमेटली अद्भुत, अकल्पनीय यू टर्न। एक दिन पहले, एक महीने पहले कहा हमने कोई इनकम नहीं बढ़ाई, हमने बात ही नहीं बोली, और दूसरे दिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा कि हमने तो बढ़ा दी। अब साथियों में क्यों, मैंने जैसा कहा 8,000 रुपये में उनके भी बच्चे बीमार होते हैं, किसान के भी, उनके स्कूल भी जाते हैं बच्चे, घर का राशन भी आता है, शादी ब्याह मौत मैयत भी होती है। आखिर अल्टीमेटली जीवन जिए तो जिए कैसे एक किसान परिवार का साथी। अब कई लोग कहते हैं कि तुम अकेले ही इस बीड़े को उठा रहे हो। सारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं किसान के वोट से, सारे विधायक सांसद चुन के जाते हैं किसान के वोट से।
80% किसान परिवार के लोग ही नेता बनते हैं, कहीं किसी रूप में बनता है, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से। और फिर किसान की बात करने की बात आए तो फिर हम सब एकजुट क्यों नहीं हों? क्यों हम अपनी पार्टी के विचार का पहले महत्वपूर्ण तरीके से बात करें और फिर हमारा स्वार्थ पहले देखें और किसान का स्वार्थ बाद में देखें? ऐसा क्यों? मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, खासकर विधायकों से अनुरोध करना चाहता हूं। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं आपको गालियां भी नहीं देना चाहता, आपको बुरा भी नहीं बताना चाहता, पर आपको आपकी पार्टी पर, आपके विचार पर, जो जिस पार्टी का, उस पर ये भावना बनानी पड़ेगी कि अल्टीमेटली किसान इसी देश का नागरिक है। हमारे ही देश में मजदूर को 280 रुपये रोज मिलते हैं और किसान को सिर्फ 28 रुपये रोज मिलते हैं। तो इसका तो आपको, हमें जीना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप देखो महंगाई, लागत, शिवराज जी ने कहा मैं इनकम बढ़ा दूंगा, इनकम नहीं बढ़ी, लागत जरूर बढ़ी। जो डीजल 2016-17 में जब प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने कहा था तब 62 रुपये का था, वो अब 93-94 रुपये का है। पेट्रोल जो 71 रुपये का था वो 108 रुपये का है। जो बिजली की दर 4 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट थी, अब वो लगभग 9 रुपये प्रति यूनिट। अभी कहते हैं किसान को तो हम राहत देते हैं, सब्सिडी देते हैं, किसान का भी तो घर है, वहाँ की बिजली के भी तो पैसे लगते हैं, उसके घर में भी लाइट जलती जैसे आम जनता के जलती है। वो अलग कहाँ से, जब 54% इसी प्रदेश का है। साथ ही साथ जो यूरिया 240 रुपये का था वो 400 रुपये का है, जो 600 रुपये का है। जो DAP 800-900 का था वो अब 1400-1500 का है। जो इफ्को खाद बहुत यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, जो 900-800 रुपये का था वो 1400-1500 रुपये का है। सोयाबीन न्यूनतम मजदूरी जो 150 रुपये थी, आज वो 210, 220, 250, 280 रुपया है। धान अब इस प्रपोर्शनेट में ये किसान की मेहनत, किसान के पूरे परिवार की, वो तो लगी है, पर ये सब भी हुआ है तो लागत डबल हो गई है। इनकम वही है। अब इनकम की जब शिवराज जी ने बात की कि हमने डबल कर दी, तो कैसे झूठ बोले वो? 2017-18 में जब गेहूं का भाव था वो था 1920 या 1938 रुपया, सरकारी 1900। उसके हिसाब से डबल इनकम होती 5 साल में तो 1900 का सीधा 3800 होना था, 3900 होना था, पर हुआ कितना? 2150। इसका मतलब है कि शिवराज जी झूठ बोलना चाहते हैं। धान जो 1470 था वो 2000 रुपया हुआ। जो ज्वार है वो 1600-1700 थी, वो अब 2200-2300-2400 हुई। जो मक्का उस समय 1200 थी, वो अब लगभग 1800-1900 हुई। तो साथियों, ये डबल इनकम कहाँ से हो गई? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, डबल इनकम सिर्फ तभी हो सकती है जब आप गेहूं का मूल्य, अनाज का मूल्य एवरेज 3000 करें, केवल अनाज का। तो बाकी जो फसलों में उसको नुकसान होता है वो थोड़ा मेपअप हो जाएगा, थोड़ा पास आ जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके की भावना है, उस तरीके की भावना हम सबके लिए राजनीतिक नहीं हो सकती। कई परिवार के लोग मुझे ये कहते हैं कि जीतू पटवारी जी, ये भावना जब आप व्यक्त करते हो तो आप चूंकि कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो, तो आपको ज़्यादा उसमें भावना दिखती है कि आप इसमें राजनीतिक पुट ज़्यादा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, क्यों इतने साल तक लगातार आंदोलन चला, किसान आंदोलन, वो काले कानून को लेकर नहीं चला था। काले कानून उसका एक हिस्सा था। काले कानून के साथ उस समय के नेता, उस समय के संगठन, उस समय के राजनीतिक लोग, कांग्रेस पार्टी भी उसमें सम्मिलित थी। सब कह रहे थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्लियर करो, उसके साथ इन नियमों को, इन कानूनों को लागू करो। तब भी ये बात हो रही थी। ये बात उससे पहले भी कई सालों से हो रही है। जो स्वामी आयोग की रिपोर्ट है उसमें भी इस बात को किया गया था कई साल पहले। तब भी समर्थन मूल्य की बात कही गई थी। मैं इसको कांग्रेस बीजेपी के तराजू में कभी नहीं ले गया, न ले जाना चाहता हूँ, पर यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हो कि जीतू पटवारी जी आप यहाँ गलत हो। एक बात ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिलवाओ पहले, फिर यहाँ की बात करो।
मैं छत्तीसगढ़ का आपको उदाहरण दे दूँ, 26-27 रुपये धान बिकता है। हमारे प्रदेश में वो 1800-1900 रुपये बिकता है धान। इसका मतलब है, मैं छत्तीसगढ़ की सरकार की तारीफ करके यहाँ के क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। ये विचार ही वहाँ से आया है कि एक सरकार जब दृढ़ संकल्प करके अनाज का मूल्य, उनका धान का मूल्य दे सकती, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, वो हमारी सरकार क्यों नहीं दे सकती है? समस्या है, परेशानियाँ है, बजट है। कब बजट की परेशानी नहीं थी इस देश की आज़ादी से आज तक? कभी एक बार बताएं। बजट नहीं है, इतना बड़ा बजट लगेगा तो किसानों के लिए बजट। अरे लाडली लक्ष्मी आई, लाडली बहना आई, अल्टीमेटली उसमें भी करोड़ों रुपए, लाखों हजारों करोड़ों रुपए लगाने की बात हो रही है। तो ये 20 साल में अभी क्यों याद आई? इसलिए कि वोट मिले, चुनाव है, तो हम भी तो वोटर हैं, किसान भी वोटर हैं। जो बात करेगा किसान की उसको हम वोट देंगे, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि कोई कहता है राजनीतिक भाव है। हाँ है राजनीतिक भाव। राजनीतिक भाव इसलिए है कि खेती और किसानी सरकार का दायित्व है, उसको पालना और पोषना। तो जो वोट देगा उसको हम मदद करेंगे। ये भावना अगर मैं बार बार कहता हूँ तो गलत क्या करता हूँ? मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं दृढ़ता से इस बात को पूरी एग्जामिन करके, एनालिसिस करके, रिसर्च करके, सर्च करके 3000 रुपये कुंटल के अनाज के भाव की बात कर रहा हूँ। मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की। विधानसभा में भी सारे विधायकों से समर्थन मांगा इसी भाव से कि उसके पीछे के लॉजिक दिए। अभी भी मैं सारे विधायकों से अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर, कि आप अपनी अपनी पार्टियों में इसके लिए दबाव बनाओ। किसान का वोट लेते हो आप, किसान के लिए कुछ करो। अंतरात्मा में देखो, झांको कि हम सिर्फ वोट लें, हमारा अपना स्वार्थ तय करें, हम विधायक बने और हमारा सम्मान रहे। हम जाएं तो लोग हमें सलाम करें, किसान भी हमें नमस्कार करें, राम राम करें। पर हम उस राम राम करने वाले किसान के लिए क्या करें? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये दबाव बनाना चाहिए। अब रही बात इसमें कि कोई ये कहना चाहता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात है, तो मैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान से विधायक नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। हम सब यहाँ से विधायक है, इसलिए हमें अपने किसानों की बात करना चाहिए और हमारी सरकार चुनी जाएगी मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोग उनकी बात करेंगे और वो भी करें तो ज़्यादा यहाँ से रास्ता कहीं एक जगह से तो निकलेगा ना। एक जगह से रास्ता निकलेगा तो सब जगह जाएगा। अगर हम शुरुआत करेंगे तो दूसरे राज्य अडॉप्ट करेंगे। कहीं से किसी न किसी रूप में इस भावना को जागनी पड़ेगी ना। प्रथम विचार तो कहीं एक जगह से आएगा। तो ये बात लॉजिकली नहीं है। फिर एक ये भाई है जिन्होंने ये अभी कहा कि तरुण पाटीदार जी का सवाल था यही राजस्थान वाला। तो मैं अनुरोध करता हूं तरुण जी, आपने ये स्क्रीन पे भेजा था, तो ये मेरा दायित्व या यहाँ से चुने हुए लोगों का दायित्व, ये यहाँ पे रहने वाले किसानों की पीड़ा राजस्थान के किसानों से कंपेयर नहीं की जा सकती। मैंने कहा कि 14 किसान रोज आत्महत्या करते हैं, शायद वहाँ 16 करते हो, चाहे 10 करते हो। 80% किसान जब कर्जदार है तो हमारे मध्य प्रदेश का भी 80% किसान कर्जदार है। जब ऋण माफी की योजना की भावना आई थी तो क्यों आई थी? किसान को संबल देने के लिए आई थी। आरोप प्रत्यारोप 10 है। हमने कहा हमने दे दिए, बीजेपी ने कहा नहीं दिए, पर अल्टीमेटली किसी न किसी किसान का तो भला हो रहा था। और जब 3000 रुपये कुंटल किसान को मिलेंगे तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो मंडल अध्यक्ष है, जो सेक्टर अध्यक्ष है, जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जो बीजेपी का पदाधिकारी है, युवा मोर्चा का नेता है, उसके परिवार के भी 3000 रुपये कुंटल की मिलेगा ना। कोई एक को तो नहीं मिल सकता है। और ये भावना नहीं जागेगी तो कब जागेगी? अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी? और चुनाव से पहले ये बात नहीं होगी तो कब होगी? कब है इसका तरीका, वो बताओ मुझे। तो मैं मानता हूँ तरुण भैया, आप पाटीदार जी, आप भी इसमें मदद करो, आपकी कृपा बनेगी। और ये सुनील पटेल जी ने जिसमें कहा था कि चुनाव का मुद्दा है, ये बिल्कुल चुनाव का मुद्दा है। चुनाव से पहले है, चुनाव में सरकारों पे दबाव बने इसीलिए है, और सरकार इसके लिए सोचे, पार्टियां सोचे इसीलिए है। इसमें बीजेपी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा और कांग्रेस के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। ये मैंने कहा, ये कांग्रेस और बीजेपी के तराजू में नहीं तोलना है इस मुद्दे को। ये मुद्दा किसान के हित और अधिकार का है। और ये शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्हीं से हम डिमांड कर रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था मैं डबल इनकम करूँगा। तो चूंकि उनका दायित्व भी है, तो हम लोगों को इस भावना को कि चुनावी मुद्दा है, बिल्कुल है, होना भी चाहिए, इसको तो एप्रिसिएट करो। डरने की क्या जरूरत है, छुपने की क्या जरूरत है? तो सुनील पटेल जी, आपसे अनुरोध है, इसमें इस भावना को जगाना पड़ेगा और देना पड़ेगी।
ये जुगल मालवी जी हैं हमारे, उन्होंने कहा कि ये, हाँ ये अच्छी बात कही आपने कि ये मुद्दा जीतू भैया आप उठाते हो, सब जगह जाते हो और समर्थन भी मांगते हो, पर पूरी कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है। ये मैं जुगल भैया, जुगल मालवी जी, आपको अनुरोध करना चाहता हूँ, ये सारे कांग्रेस परिवार के लोग कर रहे हैं। जो विधानसभा लड़ना चाहता है वो परिवार का साथी बार बार इस बात को, इस भावना को करता है कि 3,000 रुपये कुंटल किसानों का गेहूँ होता है, बातचीत में करता है, छोटे छोटी सभाओं में करता है। हमारे कई नेताओं ने भाषण भी दिए, बयान भी दिए 3,000 रुपये कुंटल होना चाहिए। कमलनाथ जी से भी अभी पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी की अपनी डिमांड है कि सर वो जीतू है ये मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी डिमांड है, पर हम इस पर विचार करके अपना स्पष्टीकरण देंगे। सरकार, मध्य प्रदेश का हमारी कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करके बताएगी, जब भी बताएगी। अभी सरकार कौन है, सरकार है शिवराज जी की, अभी 7-8 महीने और रहेगी, तो उनसे इस बात को, इस भावना को करेंगे। फिर नहीं अगर संभव हुआ तो फिर जो आएगी सरकार उससे बात करेंगे। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई कोई थोड़े दिन में ही सब मान जाएंगे ऐसा भी नहीं। मैं जानता हूँ इस बात को, मैं ये भी जानता हूँ कि इसके लिए एक आंदोलन अद्भुत, हर आदमी एक जैसा सोचे तब जाके होगा ये। अगर किसान को इतनी सरलता से ही सब मिल जाता तो आज किसान 14 लोग रोज आत्महत्या थोड़ी करते। तकलीफ से ही मिलना है। किसान, खेती और प्रकृति तीनों का एक संगम है, ये तीनों संघर्ष करवाती है। तो साथियों, मैं आपसे, तरुण भैया, सुनील भैया, जुगल भैया, आपसे अनुरोध करता हूँ इसके पक्ष में माहौल बनाना चाहिए। एक रवि तिवारी जी का सवाल है कि 3,000 रुपये का कैसे संभव है एकदम से, महंगाई बढ़ जाएगी तो भाई साहब मैं अनुरोध ये करता हूँ, महंगाई किसान के लिए नहीं बढ़ेगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, उसके बच्चे नहीं हैं, उनका स्कूल नहीं है, वो सरकारी स्कूल में ही क्यों पढ़े, वो उनके बच्चे सरकारी अस्पताल में ही अपना इलाज क्यों कराए, उनके माता पिता को ढंग का इलाज क्यों नहीं मिले, उनको राशन, अच्छे घर, अच्छे मकान, अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं मिले। किसान ने ऐसा क्या कर दिया। तो जब ये इतना भाव दूसरी चीज़ों का बढ़ रहा है, मैंने जैसा कहा कि बाकी चीज़ों के जो किसान को जो सहायता करते हैं उनका बढ़ रहा है, टेलीविज़न का, फ्रिज का, गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, कूलर का, इनके रेट किस बिहाफ पे बढ़े हैं। इस बिहाफ पे किसान की एग्रीकल्चर प्राइस बढ़ी है क्या। हमारी चीज़ों का हम टैग नहीं लगा सकते कि हम इतने में बेचेंगे, और दूसरी चीज़ें जो टैग लगा के आती कि इससे कम नहीं बिकेगी, तो ये न्याय है क्या। तो जब महंगाई बढ़ी है तो महंगाई सब जगह बढ़ी है, तो किसान 50% किसान भी है, उसके भी ग्रसित है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी अच्छा एजुकेशन देश विदेश में लेना चाहते हैं। बहुत सी बातें हैं, आप इसको इन भावनाओं में छोटे छोटे पुट में लाके इसको डिस्क्रेक्ट करो ये, या भावना राजनीतिक करो, ये मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। एक भगवान सिंह जी हैं, इनका सवाल है, किसान का गेहूँ आज समर्थन भी मूल्य में बिक रहा है, जबकि मैं मानता हूं भैया कि ये समर्थन मूल्य जो है इससे नीचे भी बिक रहा है, समर्थन मूल्य से ऊपर भी प्राइवेट मंडियों में बिक रहा है। जो अनाज है समर्थन मूल्य, ये मैंने कहा 3200 रुपये तक बिका है। अभी भी इस साल भी आप देखो, ये एक घटना है, इस बार वेयर हाउस जितने हैं सब खाली हैं लगभग। इसके पिछले साल भी वेयर हाउस सारे खाली थे। ये क्यों थे, ये इसलिए थे कि पिछली बार सरकार ने वेयर हाउस में जब तुलाई करी और अनाज वेयर हाउस में रखने के बजाय सीधा उठा के गुजरात के पोर्ट पे पहुंचवा दिया। ये रिकॉर्ड है, ये भी मैं मन से आरोप प्रत्यारोप नहीं है। और वो यूक्रेन चला गया, इसलिए अनाज का भंडारण समाप्त हुआ, कम हुआ। जो वेयर हाउस जिसको सरकार सब्सिडी देती है, जिसको बैंक लोन सरकार की गारंटी पे देता है, जिस पे सरकार किराया देती है, तो उससे उसकी किस्तें भराती है, 98% वेयर हाउस, 99% वेयर हाउस कर्जे में आ गए और उनका बजट बिगड़ गया, उनकी किस्तें बढ़ गई। सब वेयर हाउसिंग वाले परेशान हैं, किराया भी सरकार नहीं देती है, सब्सिडी भी नहीं देती है, और उसके साथ साथ उनका देखरेख का जो चलन है वो खुद घर से करते हैं। उसके बाद भी वेयर हाउस की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कि गेहूं टिकता नहीं है। उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच के ओपन बोली लगाई है मध्य प्रदेश सरकार ने कि आओ खरीद लो और ले जाओ, पिछले साल।
अरबों टन खरबों टन अनाज गेहूं बिका है। तो जो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सरकार की पॉलिसियों को भी रिकरेक्ट करने की आवश्यकता है। सरकार की जो नियत है उसको भी सही करने की ज़रूरत है। मैं इसमें पार्टियों को नहीं लाना चाहता। जो सरकार, जो व्यवस्था, जो कर्मचारी, जो अधिकारी, सारे इसमें बिना किराया जब मिलेगा वेयर हाउस को, जब आप रिश्वत दोगे तो ये कैसे संभव है। मैं मानता हूँ कि वेयर हाउसिंग की, भंडारण की जो व्यवस्था वो एकदम पारदर्शी होनी चाहिए, और जब गेहूँ इसमें रखाएगा तभी ये नुकसान और नफ़ा इसका बैलेंस होगा। रही बात इस साल भी जितने वेयर हाउस में खाली है, सारा माल खरीदा जा रहा, रिकॉर्ड खरीदी हुई है, रिकॉर्ड खरीदी इस साल भी हुई है, पर सारा पोर्ट पे जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के। मैं नाम लूँगा फिर आरोप प्रत्यारोप में अडानी जी के। तो ये समझने की आवश्यकता है साथियों। मैं फिर से, मेरी भावना, आपके कई प्रश्न और हो सकते हैं कि इसका अल्टीमेटली होगा क्या, पर साथियों दुनिया के, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वेस्टलैंड एटलस हो, चाहे दुनिया के जितने भी, चीन हो, जितना संयुक्त राज्य अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, या जो सबसे ज़्यादा खेती करने वाला उत्पादन, एग्रीकल्चर का जहाँ जहाँ उत्पादन होता है, वो रशिया हो, फ्रांस हो, मैक्सिको हो, सारे देशों के, अगर ये सारे उन्नत विकासशील देश हैं जिनके मैंने, जापान हो, जर्मनी हो, इन देशों में एक जैसा, एक बात, किसान को लेके सरकार की नियत एक जैसी है। बहुत फैसिलिटी देती है, अद्भुत फैसिलिटी देती है, उसके बाद उत्पादन होता है और सरकार का एग्रीकल्चर क्राफ्ट बढ़ के पूरी दुनिया में फैलता है। तो हमारी सरकार से भी ये आशा हमारी होनी चाहिए कि ये सारे देश जिनका मैंने नाम लिया है, कृषि प्रधान देश ही हैं। हमारा देश भी कृषि प्रधान है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई व्यवस्था है, सरकार की नई नई तकनीक है, नया नया उनको प्रोत्साहन है, किसानों के प्रति उनका रवैया उदार है, तब जाके किसान आम जनता जैसा रह पाता है, संपन्न रह पाता है, एग्रीकल्चर करने वाले का सम्मान होता है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ये कह दे कि मैं खेती करता हूँ, तो उसको उस नज़रिए से नहीं देखा जाता जिस नज़रिए से एक इंजीनियर को, एक कलेक्टर को, एक डॉक्टर को, एक सीए को देखा जाता है। खेती करने वाला एक तरह से कम, उसकी मानसिकता या उसकी सोच या उसमें कुछ कमी है, अपने आप दर्शाता है, जबकि उसी खेती करने वाले के अन्न से ये लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने को ऊर्जा पाते हैं, ये खाते हैं, ये अनाज लेते हैं, पर वो पैदा करने वाले की जो हैसियत है वो कम है। इस हैसियत की भी लड़ाई है दोस्तों। और जैसा मैंने कहा कि कमलनाथ, अपने नरेंद्र मोदी जी रोज़ कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, छाती ठोक ठोक के कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। जो महंगाई की बात आई थी, तो जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं उनको तो फ्री का राशन मिल रहा है भैया, किसान उससे दुखी हो रहा है। वो 80 करोड़ लोग तो फ्री का राशन देना भी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ, सरकार को काम करना चाहिए, पर जो पैदा करता है उसको उसका हक नहीं मिलता है। 80 करोड़ लोगों को छाती ठोक ठोक के जब हम ये कहते हैं कि हमने दिया, हमने तो किसके दम पे कहते हैं? उस किसान के बच्चों के ही दम पे कहते हैं। तो अंत में सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ये लड़ाई चलती रहेगी, जारी रहेगी, चुनाव आएगा और बढ़ेगी। मैं और ज़िलों में आऊँगा, अभी मेरा सतना रीवा का दौरा होने वाला है, फिर मैं और भी बुंदेलखंड में भी आऊँगा। मैं सारे ज़िलों में, अभी मैं कर्नाटक चुनाव में हूँ, पर मेरा मन है कि ये लड़ाई एक अंत निर्णय तक जाए, इस लड़ाई को बंद न की जाए और इसमें पार्टियों से ऊपर सोचा जाए। ये राजनीतिक दलों का चुनाव जीतना हारना, सरकार बननी नहीं बननी, उससे ऊपर का हिस्सा है। मैं फिर से एक बार सबको साधुवाद देता हूँ, आप इतनी बड़ी तादाद में जुड़े। लगभग परिवार के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, किसान की आवाज़ उठानी चाहिए। नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो भावना बन रही वैसी है जैसी मैं बोल रहा हूँ। लागत की बातें हो रही है, सरकार की बदनीयती की बातें हो रही है, आने वाले सरकार कोई भी हो उसके लिए भी सवाल हो रहे हैं। ये सारे सवाल नीचे कुछ भावना बातें आ रही है। कई परिवार के साथी, में नाम तो नहीं लूँगा, पर रोहित पटेल ने किया, पूरन सिंह पटेल ने किया, फिर दुर्गेश पटेल ने किया, फिर विनय जी ने किया, मैं मानता हूँ भोला राजपूत ने किया,
लक्ष्मी नारायण जी ने किया, सब राम राम करता हूँ। पर ये लड़ाई आप सबको सोशल मीडिया से लड़नी है। मैं एक अकेला या मेरे जैसे कई लोग अपनी बात कहेंगे। मैं बीजेपी कांग्रेस सभी के किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि ये आवाज़ सोशल मीडिया पे आप बढ़ाओ कि 3,000 रुपये कुंटल अनाज का भाव होना चाहिए। ये आवाज़ भी सुनी जाती है, एक एक मानस बनाती है। सब तरफ से सोच विचार करके कोई बीजेपी का नेता अगर तर्क करना चाहता है इस बात में, तो मैं ओपन डिबेट है, जहाँ कहेंगे वहाँ जा सकता हूँ। मैं शिवराज जी से भी कर सकता हूँ, उनके मंत्रियों से भी कर सकता हूँ, उनके पार्टी के बड़े नेताओं से भी कर सकता हूँ, और इसके तर्क संगत बातें कर सकता हूँ, आपके किसान के हक में कर सकता हूँ। और फिर अंतोगत्वा अल्टीमेटली भावना ये है, मैं किसान की औलाद हूँ। अगर मैं नहीं करूँ तो कौन करे? मैं नहीं करूँ आपकी बात तो फिर कहाँ से आएंगे मेरे जैसे, जिनको चुन के भेजते हैं, किसान के बेटे नेता बनते हैं, उनको ही तो करनी है बात कि किसान के भावी पीढ़ी का क्या होगा। तो आप सब इसमें सहयोग करें। और मैं मानता हूं कि जो सवाल भारतीय जनता पार्टी तरफ से आते हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं और राजस्थान के, कांग्रेस के चुनाव है तो इसलिए बातें हो रही है, ये महंगाई के दौर के कि महंगाई है तो किसान अगर अनाज महंगा कर देंगे बाकी का क्या होगा, ये सब बातें मैं मानता हूँ तर्कविहीन है, कुतर्क है। तर्क सिर्फ एक है, महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, किसान की इनकम बढ़नी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था हम डबल इनकम करेंगे, उनकी ड्यूटी है, वो डबल इनकम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी होगी, पर 3,000 रुपये कुंटल गेहूँ देंगे तो राहत मिलेगी, बाकी सब झूठ है। अच्छा, ये बात जब मैं कर रहा हूँ तो सीएम पे असर हो रहा है इस बात का, सरकार पे भी हो रहा है, बीजेपी पे भी हो रहा है। ये अब डबल इनकम हमने कर दी, ये बयान ही क्यों आया है? और जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैं वचन देता हूँ सारे कांग्रेसी एक साथ बोलेंगे कि 3,000 रुपये कुंटल किसानों का अनाज होना चाहिए। सब बोल रहे हैं और एक साथ भी बोलेंगे। मैं एक बार फिर सबको साधुवाद, इतने परिवार के लोग जुड़े हैं, लगभग 45 मिनट के आसपास मेरे को बात करते हुए हो गए हैं आपसे। मैं धारा प्रवाह आपसे मैंने बातें की, आपकी बात मैं सुन नहीं सकता हूँ पर देख सकता हूँ, मैंने सबकी बात भी हुई।